नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंडिंग द रैंक बाय रिड्यूसिंग इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है अभिलंब रूप। अभिलंब रूप। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो नॉर्मल फॉर्म है यानी ये जो अभिलंब रूप है ये क्या होता है और किसी भी मैट्रिक्स को अभिलंब रूप में कैसे बदलते हैं, और ये जो अभिलंब रूप में बदलना है ये हमारे मैट्रिक्स की रैंक ज्ञात करने में कैसे मदद कर सकते हैं। आप कैसे इस नॉर्मल फॉर्म की सहायता से आप अपने मैट्रिक की रैंक निकाल सकते हैं। और ये जो मेथड है रिड्यूसिंग इन नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात करना। अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात करना, लिख लीजिए इस बात को। अभिलंब रूप में सम्मानित कर का मतलब बदल कर। अभिलंब रूप में सम्मानित कर मतलब अभिलंब रूप जो है जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें बदल देना, अभिलंब रूप में बदल के सम्मानित करके जाति ज्ञात करना। कई बार तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है उसका ऊपर लिखा हुआ यही आता है कि अभिलंब रूप में सम्मानित करके ही जाति ज्ञात करना और कोई तरीके से मत करना, तो आपको फिर यही लगाना पड़ेगा। और ये मैं तो ये कहूंगा कि आप सारे मेथड एक साइड में रख दीजिए, यही मेथड लगाइए, ये बेस्ट मेथड है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात करना। अभी आप देखेंगे क्योंकि पिछले जो हमने सारणिक वाला मेथड पढ़ा था उसमें मुझे अभी भी थोड़ी सी गिरगिराटी की है मेरे कि कोई मैट्रिक्स अगर आप भूल गया तो, कोई सारणिक 3x3 की भूल गया या कोई 2x2 की भूल गया तो एक मन में टेंशन देवे तो बहुत सारी 2x2 की तो बहुत बड़े, एक भी छूट गई तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, कहानी में अट्ठी जोड़ है, वो जो जोड़ है अगर ये बाहर निकल जाता है, इस जोड़ से बाहर आ जाए हम, तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम उस तरीके को ना लगाएं सारणिक वाले को। अब सारणिक वाले को ना लगाए, लगता तो है सारणिक वाला है तो आसान ना, भूलने वाला डर जरूर है लेकिन है तो आसान ना। तो ऐसा ही मैं आपको एक और आसान मेथड दे दूंगा जिसमें भूलने की कोई टेंशन भी नहीं होगी, तो तब तो काम चल जाएगा ना। उतना ही सरल होना चाहिए, सारणिक की तरह ही सरल हो, उतना ही सरल होगा और उतना ही तो सरल होगा, प्लस आपको भूलने वाली टेंशन नहीं होगी कि ये भूल गए वो भूल गए, कुछ भी भूलने वाले जिक्र नहीं होगा, जो कोई टेंशन ही नहीं है कि भूल गए या कुछ और होगा। तो ये मेथड आपके लिए अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात करना। तो पहले देखते हैं अभिलंब रूप क्या होता है। अभिलंब रूप होता है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एग्जांपल के लिए 3 2 4 1 4 1 2 1 5 7 6 2। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के ऊपर प्रारंभिक रूपांतरण इस्तेमाल करने, जिसे ई ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण क्या होते हैं, इस पंक्ति में से ये पंक्ति घटा दी, इस पंक्ति में से ये पंक्ति घटा दी, इस पंक्ति को इससे गुणा करके घटा दिया, इस पंक्ति में इतने का भाग दे दिया, इन्हें कहते हैं प्रारंभिक रूपांतरण। तो आप प्रारंभिक रूपांतरण का इस्तेमाल कीजिए, प्रारंभिक जो रूपांतरण है उनका दबा के इस्तेमाल कीजिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और इतना इस्तेमाल कीजिए बेटा कि ये कोई इकाई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, ये कोई इकाई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, जो इकाई मैट्रिक्स से बन सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि अभी जैसे मान लीजिए ये जो साइज है 3x4 का है, तो इकाई मैट्रिक्स जो भी होगी वो 3x3 की होगी या 2x2 की होगी या 1x1 की होगी, है ना। तो इसमें से जो भी अधिकतम जितनी बड़ी आप इकाई मैट्रिक्स में से कन्वर्ट करना है इकाई में, आप तो बस लक्ष्य रखो इकाई मैट्रिक्स बनाने का। जब आप इकाई मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो जो भी इकाई मैट्रिक्स बनेगी, जो भी बनती है, अब ऑब्वियसली बात है ये 3x4 का है और इकाई मैट्रिक्स 3x4 की हो नहीं सकती, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स है तो 3x3 की होगी ना। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो इकाई मैट्रिक्स बनेगी वो 3x3 की बनेगी, समझ रहे, इसमें ज्यादा से ज्यादा 3x3 की बनेगी। क्यों, क्योंकि 3x4 की तो मैट्रिक्स है, 3x4 की इकाई मैट्रिक्स हो नहीं सकती, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स जो होती है वो वर्गाकार होती है। तो इसमें ज्यादा से बड़ी 3x3 की इकाई मैट्रिक्स बन सकती है। तो जो भी बने बड़ी से बड़ी आप बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 3x3 की ना बने, 2x2 की बने, हो सकता है 2x2 की ना बने, 1x1 की बने, तो जो भी बन सकती है आप इस पर टेंशन मुक्त रहें। आप तो इसको इकाई मैट्रिक्स में बनाने की कोशिश करें, चाहे 3x3 बने, चाहे 2x2 बने, चाहे 1x1 बने, चाहे बेटा 3x3 बने, बढ़िया है। अगर 3x3 बनते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हमारा प्रयास यही रहेगा कि 3x3 बने, ना बने तो कोई बात नहीं, 2x2, 2x2 ना बने तो कोई बात नहीं, 1x1 कुछ तो बनेगा। आपको इकाई मैट्रिक्स बनानी है, इस क्वेश्चन को इकाई मैट्रिक्स बनानी है, बदलना है प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से। मैं नाम लेता हूं आई एम। आई एम का मतलब एक
क्रम की, 2 क्रम की या 3 क्रम की, जो भी इकाई मैट्रिक्स में आप बदल सको उसमें आपको बदलना है। घटा घटा के, जोड़ जोड़ के, भाग दे देकर, जो भी प्रारंभिक रूपांतरण आपका उसका भरपूर इस्तेमाल करके इसे इकाई मैट्रिक्स बनाना है। अब बेटा जो भी इकाई मैट्रिक्स बनेगी, जिस साइज की बनेगी, 1 बाई 1 की बनेगी, 2 बाई 2 की बनेगी, 3 बाई 3 की बनेगी, जिस साइज की इकाई मैट्रिक्स बनेगी बस वही आपकी जाति। इस मैट्रिक्स की जाति कितनी होगी? जिस आकार की इकाई मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुई, वो उसी जाति के हिसाब से ही इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ऐसे नहीं है कि जाति 2 है तो आपको 3 बाई 3 की इकाई मैट्रिक्स मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैथ है, कोई मजाक थोड़ी है। उसी आकार की आपको इकाई मैट्रिक्स मिलेगी जिस आकार की इसकी जाति है। अगर इस मैट्रिक्स की जाति 2 है तो आपको 2 बाई 2 की ही मिलेगी। अगर जाति 3 है तो 3 बाई 3 की मिलेगी। तो इसलिए आपको इसको इकाई मैट्रिक्स बनाना है। जिस इकाई मैट्रिक्स ऑर्डर की बने, समझ जाइए जाति उतनी है। यह है जाति निकालने का तरीका। यह है नॉर्मल फॉर्म। इसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। जब आप इसे इकाई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, अभिलंब रूप कहते हैं। और अभिलंब रूप में बदलने के बाद में ये जिस ऑर्डर की या जिस क्रम की इकाई मैट्रिक्स बनती है वो उसकी जाति कहलाती है। तो आपके 2 काम हो गए। जैसे आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे आप अपनी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, आपको जाति भी पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए इस तरीके को मैं आपको एक सवाल में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चन को हम उठाते हैं। इनको हमने सारणी की सहायता से किया था। अब हमें सारणी की सहायता से करने के बजाय इसे अभिलंब रूप में सम्मानित करके इस तरीके से करते हैं। और देखिए क्या ये तरीका भी आपके लिए बढ़िया है या नहीं है। ये आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम अभिलंब रूप में सम्मानित करेंगे। इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने बन सकते हैं। आप तो 0 बनाइए, इकाई मैट्रिक्स अपने आप बन जाएगी। देखिए मैं पहले R2 को चेंज कर रहा हूँ। मैं R2 माइनस 3R1 कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे मैं 3 से गुणा करके घटाऊंगा 0 हो जाएंगे। फिर मैंने ले लिया R3। R3 में मैं R1 जोड़ रहा हूँ क्योंकि जोड़ने से 0 हो जाएगा। मेरा मकसद है 0 बनाना। मेरा मकसद है ज्यादा से ज्यादा 0 लाना, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स में ज्यादातर 0 ही होते हैं। तो आप तो मैक्सिमम जहां 0 बन सकता है घटा के जोड़ के आप तो घटाओ या जोड़ो इस तरीके से कि 0 बन जाए। तो देखिए मैंने 0 बनाया। अब मैंने ये नियम लगाए। ये नियम लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, ये जो चिन्ह है बेटा, अब आप जब प्रारंभिक रूपांतर लगा देते हैं तो प्रारंभिक रूपांतर लगाने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनती है उन्हें तुल्य मैट्रिक्स कहा जाता है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुल्य मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली बात है बदल गई है, लेकिन तुल्य मैट्रिक्स, तुल्य मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स है जो तुल्य है। जैसे 1 किलो सोना है ना, 1 किलो गोल्ड है और 1 किलो लोहा है, ठीक है, 1 किलो आयरन है। क्या दोनों बराबर है? नहीं है, बराबर है। लेकिन आपसे बराबर नहीं कहना चाहिए, इसके लिए आप कहना चाहिए तुल्य है। क्योंकि सोने को तोला गया वो भी 1 किलो है, लोहे को तोला गया वो भी 1 किलो है, लेकिन क्या सोना और लोहा एक जैसा होता है? तो नहीं होता ना। तो ये तुल्य होता है। तुल्य समान जब होते हैं तो समान में समान ही आता है। 1 किलो सोना बराबर 1 किलो सोना। सोना भी होना चाहिए प्लस वजन में भी बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सोना है, यहाँ लोहा है, तो वजन के हिसाब से ये बराबर है। सही है ना। चाहे सोना 1 किलो हो चाहे 5 किलो, तोला तो लोहे के वाट में जाएगा। लोहे का जो वाट है उसी में तोला जाता है। तो तोलने के लिए तुल्य है ये। अब ये नहीं कि भाई ये काम करे सोना तू रख ले, बाट हमें दे दे। लोहे वाले बाट है ये हमें दे दे, 1 किलो तो है, तो ये 1 किलो सोना तू रख ले, ये लोहे वाले 1 किलो की जो बाट है ये मेरे दे। ले लेंगे हम? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुल्य है। तुल्य में कई चीजें समान होती है, कई चीजें असमान होती है। तो अब आप जब इससे कर रहे हैं, ये जो नियम लगा देंगे, इस लगाने से आपकी जो मैट्रिक्स है वो तुल्य मैट्रिक्स तो बन जाएगी, लेकिन समान नहीं रहेगी। तुल्य में कई खासियत होती है। तुल्य में क्या खासियत होती है कि जो जाति इसकी है वो जाति जो मैं नहीं घटा घटा के जो भी बनाऊंगा उनकी जाति भी वही आएगी, जाति चेंज नहीं होती। जब आप प्रारंभिक रूपांतरण लगाते हैं, तुल्य मैट्रिक्स बनाते हैं, कि प्रारंभिक रूपांतरण लगाने से आपकी मैट्रिक्स में बदल जाती है, लेकिन वो तुल्य बनी रहती है। और तुल्य मैट्रिक्स में कुछ खासियतें होती है। एक तो सारणी का मान जो भी उनका पहले आता था वो ये भी आएगा, सारणी का मान नहीं बदलता। अगर वर्गाकार मैट्रिक्स है तो तुल्य मैट्रिक्स बनाने से सारणी का मान नहीं बदलता, एक बात। नंबर 2, जातियां नहीं बदलती। अगर इसकी जाति जो आ रही है और मैं जो तुल्य मैट्रिक्स से बनाने वाला हूं, अब वो जो बन रही होंगी, इनकी जाति नहीं चेंज होती। तो ये अच्छी बात होती है। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। 1 3 4 3 मैंने घटाया तो ये हो गया 0 0 0 एंड 0, और ये हो गया 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0। ठीक है, थोड़े से और नियम लगाइए और कीजिए आप। अभी आपने रो के लगाए बेटा, अभी तो कॉलम बाकी पड़े। कॉलम तो आपने यूज ही नहीं किए। कॉलम यूज करता हूँ। देखिए C2 को चेंज करने पर सेकंड कॉलम को,
सेकंड कॉलम को चेंज करने पर मैं क्या करूंगा कि ये जो सेकंड कॉलम है इसमें से फर्स्ट कॉलम को 3 से गुणा करके घटाने पर, और ये जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम ये वाला, इस थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को 4 से गुणा करके घटाने पर, और C4 चौथे कॉलम में पहले कॉलम को 3 से गुणा करके घटाने पर। फिर से याद रखिएगा जो बनेगा वो तो तुल्य ही बनेगा, तुल्य इक्विवेलेंट। ये घटाएंगे आपका तो 1 0 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 हो गया। अब आप देखिए आपकी जो इकाई मैट्रिक्स बन रही है वो सिर्फ एक ऑर्डर की है, 1 बाय 1 की है, देख रहे 1 बाय 1 की, 2 बाय 2 की नहीं है बेटा। कहाँ है 2 बाय 2 की बताइए? 2 बाय 2 की होती तो यहाँ 1 आता, 3 बाय 3 की होती तो 2 बाय 2 की नहीं तो 3 बाय 3 की कहाँ से होगी? 3 बाय 3 की होती तो यहाँ 1 आता, यहाँ 1 आता। तो ना 3 बाय 3 की है ना 2 बाय 2 की है, तो किसकी है? सिर्फ 1 बाय 1 की है। तो ये इक्विवेलेंट किसकी हुई? I1 के। एक ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है, अगर एक ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है तो जाति कितनी होगी इस मैट्रिक्स की? अब एक काम कर सकते हैं आप, पीछे जो मैंने लेक्चर पढ़ाया है उसमें जाके आप चेक कर लीजिए, उसमें मैंने जाति कितनी बताई थी इसकी। ये देखिए यही सवाल था, इस सवाल की जाति जब मैंने निकाली थी लास्ट में 3 नहीं आएगी भाई, 2 नहीं आएगी भाई, 1 आएगी। देखिए ये है अभिलंब रूप में सम्मानित। अब भूलने का कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है भूलने का, बस ये घटाने वाले जोड़ने वाले जो रूल है इनका इस्तेमाल करना है और आपको जाति पता चल जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका है, और पेपर में भी देखिए ये तरीका आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इस तरीके से बच ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो इसका बाकायदा नाम भी आता है, अभिलंब रूप में सम्मानित करके ही जाति ज्ञात कीजिए, तो ये मतलब लगाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से तो आप बच ही नहीं सकते। तो ये तरीका तो आपको पसंद आए ना आए आपको सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए कुछ चीजें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म और समझा देता हूँ आपको। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि इन चीजों को आप थोड़े से छोटे रूप में लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक बात देखिए, ये जो चीज है आपका जो बुक वाला है वो क्या करता है, इस चीज को थोड़ा सा छोटा करके लिखता है। छोटा करके कैसे? जैसे एक बात तो आप जानते हैं कि यहाँ जो भी नंबर लिखा जाएगा वही नंबर यहाँ आएगा, ये तो तय बात है। तो इनको इतना लंबा क्यों लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख लूं C2। C2 मतलब C2 को बदल रहा हूँ और C2 में से कुछ ना कुछ घटाऊंगा। कौन सी पंक्ति घटाऊंगा या कौन सा कॉलम घटाऊंगा, उस कॉलम का नाम मैं आगे लिखूंगा, C21। C21 का मतलब है जो सेकंड कॉलम है उसमें से फर्स्ट कॉलम को मैं या तो जोड़ने वाला हूँ या घटाने वाला हूँ। अब जोड़ने वाला हूँ घटाने वाला हूँ मैं उसके आगे ब्रैकेट में लिखूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ -3। -3 का मतलब है जो सेकंड कॉलम है उसमें मैं फर्स्ट कॉलम को 3 से गुणा करके घटाने वाला। तो ये हो गया छोटा रूप लिखने का। आप आगे लिख सकते हैं, आप पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे लिख लीजिए -3। इसे समझाने का तरीका बेटा ये, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए। बुक में इस तरीके से लिखा हुआ है, बस कंफ्यूज मत होइए। बुक में जब पढ़ें तो समझ जाइएगा कि ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है C2 को चेंज कर रहे हैं, और C2 को कैसे चेंज कर रहे हैं कि C2 में से ही 3 से गुणा करके किसको घटा रहे हैं, C1 को घटा रहे हैं। तो ये लिखने का तरीका बस छोटा है, इसलिए किताब वाला ऐसे लिखता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये फैमिलियर है आप तो आप ऐसे लिखिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता। मैथ में कोई मना नहीं करता कि ऐसे लिख रहे हैं वैसे लिख रहे हैं। राइटर्स होते हैं, अलग अलग लेखक होते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। सेम अब इसी बात को लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, C3 3 और 1 कितना -4। समझ गए आप बात? इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस बात को लिखना चाहें तो, वरना आप जैसे लिखते आए हैं 11th-12th में, जैसे आपने पहले मैट्रिक्स पढ़ी है जो लिखा है वैसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये है अभिलंब रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात करना। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा ही प्यारा तरीका है, क्योंकि इस तरीके में सिर्फ आपको घटाना होता है, चेंज करना होता है, जीरो बनाने की कोशिश करनी होती है, ज्यादा से ज्यादा आप जीरो बनाइए, आपका काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इसको अगर नियम से बना दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर ऐसे अगर आप आंखें बंद करके सबको घटाएंगे, सबको जीरो करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर बना सकते हैं। ऑर्डर कैसे बनाए, ये काम करते हैं, पहले इसको जीरो बनाते हैं, फिर इसकी सहायता से इसको जीरो बनाते हैं, पहले ये 2 जीरो बना ले, फिर इसकी सहायता से यहाँ जो भी आ जाएगा चेंज होने के बाद में इसकी सहायता से इसको जीरो बना ले। इस तरीके से एक ऑर्डर में चले तो ठीक रहेगा, हमें आसानी भी होगी, और ऐसा नहीं होगा कि कभी किसको घटा रहे हैं कभी किसको घटा रहे हैं। तो हमें पता होगा कि एक बार यहाँ जीरो बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, फिर यहाँ बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम चले तो एक ऑर्डर में चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए
उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी अगर कोई डाउट है तो घबराइए मत, अभी प्रश्नावली बाकी है। प्रश्नावली में बहुत सारे सवाल दिए गए जिनकी जाति निकालनी है तो हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।